देखो आज हम इसमें अभी जो क्लास है इसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं प्लेन सरफेस पे रिफ्रैक्शन। हम आजकल पढ़ भी रहे हैं, उसके अंदर जो हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। शायद 10th में नाम आया हो, आया है TIR। और एक बिल्कुल इससे अपोजिट प्रोसेस होती है टोटल ट्रांसमिशन, वो 10th में नहीं आता है। बच्चों के लिए तो आधी बार वो 12th में भी नहीं आता है। कारण क्या होता है, आपकी जो वेव ऑप्टिक्स की NCERT बुक है उसमें बकायदा बहुत अलग से ब्लू कलर में दिया है टोटल ट्रांसमिशन। अब इस साल जो JEE एडवांस का पेपर हुआ 2024 वाला, उसमें बड़ा अच्छा सा सवाल आया था टोटल ट्रांसमिशन के ऊपर। 23 वाला, सॉरी 23 वाले में टोटल ट्रांसमिशन पे। अब ट्रांसमिशन तो अभी नहीं, वो वेव ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे। आज जो हम पढ़ रहे हैं नेक्स्ट हेडिंग, आप इस तरह बैठ जाना यार कि इससे डिस्टर्बेंस ना हो, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग जो है हमारी दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इन शॉर्ट इसको TIR भी हम लिख दिया करते हैं, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR। देखो क्या होता है, सुनिए। जैसे मान लो ये कोई इंटरफेस है बिटवीन टू मीडिया, दिस इज द इंटरफेस बिटवीन टू मीडिया, बट इस साइड जिधर से मैं रे डालूंगा वो कैसा मीडियम है, डेंसर। और ये जो ऊपर है ये कैसा मीडियम है, रेयर। आराम से आराम से आराम से देखो, हमने इस तरह के दो मीडियम लिए हैं, नीचे डेंसर है और ऊपर रेयर है। अब एक चीज इसमें आप ऑब्जर्व करना, देखिए इसमें एक चीज आप ऑब्जर्व कीजिए। अगर मैं यहां एक ऑब्जेक्ट लूं, अगर मैं यहां नीचे एक ऑब्जेक्ट लूं, तो फिर कहता हूं इस फोन और स्टैंड की वजह से डिस्टरबेंस ना हो, थोड़ा इधर उधर बैठ जाना, ठीक है। अगर मैंने यहां एक ऑब्जेक्ट लिया और मैं रे चलाऊं, इससे मैं रे चलाऊं, देखिए सपोज ये वाली मैंने रे ली नॉर्मली इंसिडेंट। नॉर्मली इंसिडेंट रे कैसे निकलेगी, डायरेक्ट विदाउट डेविएशन, सीधी हुई। सेकेंड रे मैं यूं ले रहा हूं एट सम एंगल I, बताओ किधर बेंड होगी, हाँ डेंसर टू रेयर है तो किधर जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, उड़गी ऐसे। बहुत जल्द अगर आप और आगे रे डालोगे, I को बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, एक स्टेज ऐसी आएगी कि रिफ्रैक्शन तो होगा, रिफ्रैक्शन तो होगा, लेकिन एंगल R बढ़ते बढ़ते 90, हाँ बिल्कुल कितना हो गया है 90 डिग्री, एंगल R बढ़ते बढ़ते 90 डिग्री हो गया। ये जो पर्टिकुलर एंगल होता है इंसिडेंस का, इसको कहते हैं क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस। दिस इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या ये TIR हो चुका है क्या, यहाँ बताओ। TIR का मतलब है रिफ्लेक्शन, जबकि अभी क्या होने लग रहा है, रिफ्रैक्शन। इसका मतलब ये अभी भी TIR नहीं है, लेकिन इसके जस्ट बाद एक बहुत अलग सी चीज हो जाती है। नॉर्मली हम ये उम्मीद करते हैं कि डेंसर टू रेयर जाए, रेयर टू डेंसर, रे तो बाहर निकलेगी, रे तो जानी जानी है, लेकिन इसके बाद बहुत अलग चीज होती है। अगर आप इससे आगे, अगर आप इससे आगे कोई एक पर्टिकुलर रे लेते हैं, सपोज यहां से ये मैंने रे ली, ये मैंने नॉर्मल बनाया। सबसे पहले बताओ जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये, या IC से बड़ा है कि छोटा है, बड़ा है ना, ये वाला एंगल IC से छोटा है, तो ये जो आपका एंगल बनेगा दिस इज ग्रेटर देन IC। एक आश्चर्यजनक चीज ये मिली है कि यहाँ पे रिफ्रैक्शन ना होके क्या होता है, रिफ्लेक्शन। दिस इज कॉल्ड इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये अंदर ही टोटल वर्ड तो भगवान जाने क्यों लगा रखा है, दिस इज कॉल्ड इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल का तो मतलब ये होता है कि और कुछ भी नहीं हुआ, बस केवल और केवल क्या हुआ है, रिफ्लेक्शन भी हुआ है, ठीक है। चलो मान लेते हैं इनकी बात, बट असल में इसका प्रोसेस का नाम होता है इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। ये इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ है, और अगर रिफ्लेक्शन हुआ है तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड होगा, तो R बराबर क्या होगा यहाँ पे, I। अगर मैं यहाँ की बात करूं, अगर मैं यहाँ की बात करूं
तो यहाँ स्नेल्स लॉ वैलिड होगा, यहाँ स्नेल्स लॉ। और अब देखो डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n, रेयरर का भी n। अभी तक हम NINR करते रहे हैं, NINR की बात नहीं करेंगे, हम डेंसर रेयरर की बात करेंगे। ND मतलब डेंसर एंड NR रेयरर, क्योंकि TIR तभी होगा जब रे कहां से कहां जाए, डेंसर टू रेयरर। तो अब देखो मैं इस जगह अगर लगाऊं तो बताओ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगेगा या लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन? रिफ्रैक्शन, स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ यहां लगवाओ, यहां पे आप स्नेल्स लॉ लगाएं। देखो इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड डेंसर, इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड डेंसर इनटू साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल। कई बार क्रिटिकल एंगल को खाली सी से भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं, एंड डी इनटू साइन IC। हाँ, उसी एंगल को क्रिटिकल एंगल बोलते हैं जिस वक्त एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाता है, 90 डिग्री। अगर रे डेंसर टू रेयरर मीडियम जा रही है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए तो उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्या बोला जाता है, क्रिटिकल एंगल। ठीक है। दूसरी बात, क्रिटिकल एंगल को कई बार खाली कैपिटल C से भी डिनोट कर देते हैं, हम IC बोल रहे हैं। तो ND इंटू साइन IC बराबर NR इंटू साइन, और साइन 90 कितना होता है 1, यहां से साइन IC आ गया कितना, NR अपॉन NB। ये सीधा सा फॉर्मूला है जो न्यूमेरिकल्स में काफी काम किया जाता है, NR अपॉन NB, साइन IC इज NR अपॉन NB। क्लियर हो गया ये? ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना क्रिटिकल एंगल निकालने का, इसको साइन इनवर्स में भी आप नोट कर सकते हो। तो इतना समझ आ गया है? मैं फिर ये कहता हूँ इस लाइन के बच्चों को अगर ना दिख रहा हो उधर बैठ जाओ, जो बिल्कुल इस फोन के पीछे जो लाइन है इसको आप फटाफट से नोट कीजिए। अच्छा, कभी बोर्ड एग्जाम में ऐसे सवाल आ जाए, मेंशन 2 नेसेसरी कंडीशंस फॉर TIR टू टेक प्लेस। First condition, the light ray should go from it should try to go from denser to rarer. And second condition, angle of incidence should be greater than critical, equal to what बोलते हैं ना, greater than critical, तो ये हो। मैं इसी डायग्राम में एक और चीज ऐड करता हूँ, एक और काम की बात आप बना तो रही हो। इधर देखो, एक बार ध्यान दो, ये रिफ्रैक्शन है, ये रिफ्रैक्शन है, तो ये डेविएशन है डेल्टा, ये रिफ्लेक्शन है, यहाँ पे ये डेविएशन होगा। कहाँ डेविएशन ज्यादा है, रिफ्रैक्शन में कि रिफ्लेक्शन में? डेफिनेटली रिफ्लेक्शन में। रिफ्लेक्शन में तो यूं ही बैंड होगी, रिफ्रैक्शन में तो हल्का सा ही बैंड हुई। अब अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि डेविएशन का ग्राफ बनाना है I के साथ, तो वो कैसा बनेगा? ये होमवर्क के लिए ना, इंक्रीज तो होगा, होमवर्क के लिए ये है कि डेल्टा का यहां से लेके और यहां तक, देखो आपको 0 डिग्री से लेके और 90 डिग्री तक आपको एक ग्राफ प्लॉट करके लाना है। पहले नोट करो, फिर मैं इसके बाद देखता हूँ।
दिया ना। टीआईआर में यहां तक जो सिंपल याद रखने लायक बात है, डेंसर टू रेयर रेज आनी चाहिए, एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो, क्रिटिकल एंगल है साइन आईसी एंड रेयरर एंड डेंसर। ठीक है, मैंने जानबूझ के वो एनआई एनआर नहीं लिए, उसमें फिर यूं देखते रहेंगे बार बार क्या, इसमें एन रेयरर ऊपर है और एन डेंसर नीचे है। एन स्टैंड्स फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब मैं इस क्रिटिकल एंगल की या इस टीआईआर की कुछ एप्लीकेशंस की चर्चा करूंगा। आपके पास घर पे एनसीईआरटी बुक है? यहाँ तो नहीं होगी, घर पे होगी, पार्ट सेकंड। उसमें ना टीआईआर इन नेचर एंड इट्स टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस, शायद ऐसा कोई टॉपिक मिले। उसमें एक एप्लीकेशन मिलेगी मिराज, 10th में किसी ने पढ़ा हो कि दिन में भी पेड़ उल्टे दिख जाते हैं। डेजर्ट जाने की भी जरूरत नहीं, आपको रोड पे पानी जैसा फीलिंग होगा, है ना, ये मिराज। वैसे तो दो तरह के मिराज होते हैं, इंफीरियर सुपीरियर, बट उतना डिटेल में कोई नहीं पूछ रहा है। सिंपल मिराज क्या होता है वही देखना हमें। एक उसमें एप्लीकेशन मिलेगी डायमंड। डायमंड बड़ा ब्रिलियंट है, डायमंड जो होता है थोड़ा ब्रिलियंट होता है, तो उसमें भी टीआईआर का यूज है ना। एक उसमें एप्लीकेशन मिलेगी, कुछ प्रिज्म होते हैं जो रेज को 90 डिग्री से बेंड करने के काम आते हैं। कई बार क्या होता है कि आप किसी जगह पे किसी दूरबीन से या किसी चीज से किसी इंसान को देख रहे हैं और वो वर्टिकल की बजाय आपको नजर कैसे आ रहा है, हॉरिजॉन्टल, तो हमें समझने में दिक्कत होगी, तो हम एक ऐसा प्रिज्म यूज कर लेंगे जिससे वो 90 डिग्री से टर्न होकर और कैसा दिखे, वर्टिकल। कई बार दिख तो वर्टिकल ही रहा है लेकिन उल्टा दिख रहा है, तो कैसा प्रिज्म यूज करना होगा, जो 180 से। एक बार सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन इतना सा ये आ गया था कि ड्रॉ 2 डायग्राम्स ऑफ प्रिज्म। एक में पूछा कि कितने डिग्री से टर्न करना है रे को, 90 डिग्री से, और एक में 180 डिग्री से। ये दोनों एनसीईआरटी बुक में डायग्राम दिए। और इन तीनों से ज़्यादा अच्छी एप्लीकेशन है ऑप्टिकल फाइबर। वो टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन है। वो क्यों अच्छी एप्लीकेशन है? खिलौनों में भी यूज हो जाते हैं ऑप्टिकल फाइबर, लेकिन उसकी एक और अच्छाई क्या है, जैसे पहले जब हार्ट के ऑपरेशन होते थे तो काफ़ी चीर फाड़ हो जाती थी, यहीं पे चीरा लगता था जो भी है। लेकिन पिछले कई सालों से अब बाईपास सर्जरी होती है। देखो, किसी के घर में किसी बड़े बूढ़े के हुई हो, किसी को पता हो, किसी ने देखा है कोई ऐसा पेशेंट जिसके बाईपास सर्जरी हुई है घर में या पड़ोस में कहीं भी, चलो उनके क्या करते हैं बाईपास सर्जरी में, यहाँ कुछ नहीं, शायद पैर के आसपास एक कट सा लगाते हैं और वहां से एक वायर, ऑप्टिकल फाइबर जैसी वायर वहीं से पास करते हैं, पैर के आसपास एक कट लगा के वहीं से पास करते हैं। डॉक्टर कंप्यूटर पे बैठा रहता है, पेशेंट को अलग लेटाया जाता है, डॉक्टर तो अलग बैठा है कंप्यूटर पे, पेशेंट के हाथ भी नहीं लगा रहा वो, और वो वहीं से पता नहीं कैसे ऑपरेट करता है, लेकिन उस ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू वो पूरी जानकारी ले रहे हैं। तो ये इस तरह की 3-4 बड़ी अच्छी सी एप्लीकेशंस हैं। तो चलिए हम ये वाला पार्ट स्टार्ट करते हैं। ये समझ तो आ गया है टीआईआर होता क्या है, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लो, एप्लीकेशंस ऑफ टीआईआर। मैं करूं नेक्स्ट पेज। एप्लीकेशंस ऑफ टीआईआर। इसमें जो पहली एप्लीकेशन हम लेंगे, एक्चुअली एनसीईआरटी बुक की वो लास्ट एप्लीकेशन है। आप एक बार आज जाके सीक्वेंस जरूर देखना। और सबसे पहले मैं जो सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है वही ले रहा हूं, ऑप्टिकल फाइबर। देखो क्या होता है ऑप्टिकल फाइबर, किस तरह की, एक सिंप्लीफाइड वे में हम पढ़ेंगे। हम यहाँ बीटेक नहीं कर रहे, हम अपना टेक्नोलॉजी में बहुत डिटेल में नहीं जा रहे, हम साइंस के कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, ठीक है। एक इस तरह का फ्लेक्सिबल सा पाइप होता है, ट्यूब होती है फ्लेक्सिबल, जो आराम से, अरे अगर फ्लेक्सिबल नहीं होगी तो क्या यूं पाँव में से हर्ट तक पहुंच पाएगी वो, है? हार्ट अटैक क्या और कोई अटैक आ जाएंगे उसको,
ठीक है। हाँ, हार्ट अटैक जिनको आता है, आजकल जो बाईपास सर्जरी होती है, यहाँ पे पाँव के पास एक कट लगा के और वहां से वो ऑप्टिकल फाइबर जैसी कोई चीज अंदर पास करते हैं जो हार्ट तक पहुंचती है, इस तरह का होता है यार। बाकी और डिटेल में तो जो डॉक्टर लोग हैं वो जाने भी कैसे क्या होता है ना। हम उसकी साइंस समझ रहे हैं कि क्या है। सुनो, ये होलो पाइप नहीं है, होलो पाइप से कुछ नहीं होने वाला है, ये काफी डेंस पाइप है, डेंस मीडियम का पाइप है, बल्कि इससे बाहर एक थोड़ा हल्का मीडियम होता है, इससे बाहर जो है वो थोड़ा सा हल्का मीडियम है। बाहर वाले मीडियम को नाम दिया जाता है क्लैडिंग, बाहर वाले मीडियम को नाम दिया जाता है क्लैडिंग, और ये जो बीच वाला मीडियम है इसको बोलते हैं कोर। कोर का तो मतलब यही है कि सेंट्रल पार्ट, ठीक है। कौन डेंसर है, कोर या क्लैडिंग? कोर। कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा ND, और जो क्लैडिंग है, क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा NR। वो रेयरर मीडियम, ये डेंसर है, वो रेयरर, ठीक है। अब देखो यहां मान लो भाई ये डॉक्टर साहब, ठीक है, और इधर वो पेशेंट है जिसका हार्ट परेशानी है जो भी है, यहां से अब ले चलेंगे। देखो इनको हार्ट अटैक आया, जो भी हुआ, अब वो डॉक्टर देखना चाह रहा है कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, क्या होगा ये सुनिए। यहां से रे चली, अब थोड़ी देर के लिए मैं इस मीडियम को तो और कुछ नहीं क्या मान रहा हूँ, एयर मान रहा हूँ, और कुछ भी नहीं मान रहा हूँ, एयर है। तो यहां से जब रे एंटर होगी तो डेंसर मीडियम में एंटर हो रही है कि रेयरर में? एयर से, और बहुत ही डेंसर में जा रही है। मैं एक नॉर्मल बना दूं यहां पे, ये बन गया नॉर्मल, ठीक है। किधर जाएगी ये रे? तो ये रे थोड़ा सा बेंड हो जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, लेकिन इस तरह से मैन्युफैक्चरिंग कर रखी होती है कि जैसे आप यहां नॉर्मल बनाओगे, अब बताओ ये रे डेंसर टू रेयरर जाना चाह रही है कि रेयरर टू डेंसर? डेंसर टू रेयरर। और इस तरह की मैन्युफैक्चरिंग कर रखी होती है कि ये जो आई बनता है, दिस इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल ऑफ दिस इंटरफेस, ठीक है। अगर आई बड़ा होगा तो क्या होगा? रिफ्लेक्शन, और रिफ्लेक्शन हुआ तो ये रे यूं निकल गई इधर। मतलब जो इंफॉर्मेशन, जो सिग्नल, जो इंफॉर्मेशन यहां से एक बार एंटर कर गया ना, चांसेस नहीं है कि वो बीच में से बाहर निकले। हम एक एक्सेप्टेंस एंगल भी पढ़ेंगे कि अगर इतना एंगल वो क्रिटिकल एंगल है, मतलब एक्सेप्टेंस एंगल, उससे कम होगा तो रे इधर ही रहेगी, उससे ज्यादा हो गया तो रे बाहर चली जाएगी। रे मतलब इंफॉर्मेशन है, ठीक है। अब ये फिर दोबारा से नॉर्मल वैसे ही बना। अगर मैं इस नॉर्मल की बात करूं, यहां पे एक और आपने नॉर्मल बना दिया इस तरह से, फिर से जो आई होगा दिस विल बी ग्रेटर देन IC, और ये रे यहां से यूं आ जाएगी, ठीक है। अब जब आप यहां देखो, और ये छोटी लेंथ नहीं है, हमारी बॉडी के हिसाब में यूज कर रहे हो जब तो छोटी लेंथ है, ये तो यार इंफॉर्मेशन तक पहुंचाई जाती है। टेलीफोन के जो बात करते हो आप टेलीफोन के लिए, क्या बहुत बहुत दूर तक बातें नहीं पहुंच जाती है ना। इवन उसमें भी ये चीजें यूज होती है, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन पर्पज के लिए भी यूज की जाती है, ठीक है, सिग्नल्स को आगे पहुंचाने के लिए। अब लास्ट में आप देखिए, वहां पे आपने यहाँ एक नॉर्मल बनाया, हाँ भाई ये रे किधर बेंड होगी? ये जो रे है ये ऐसे आना चाह रही है, तो टुवर्ड्स द नॉर्मल होगी या अवे फ्रॉम द नॉर्मल? तो एयर में निकल गई है बाहर, यानी कि ये वाली जो रे है ये फिर से बेंड होगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और मतलब जो इंफॉर्मेशन यहाँ थी बॉडी की, बिना चीर फाड़ किए डॉक्टर ने वो देख लिया क्या है क्या नहीं, और फिर वो उनकी टेक्निक है कि वो कैसे उसको मतलब ब्लॉकेज को हटा देते हैं, ठीक है। वो ब्लॉकेज कुछ उसमें उसके थ्रू वो डालते हैं कोई पार्ट, वहां जाके फिट हो जाते हैं, वो एक रास्ता प्रोवाइड करता है, वो सब तो आगे डॉक्टर जाने के थ्रू ही है।
अब उसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है, आप बताओ ऑप्टिकल फाइबर में ये वाला कॉन्सेप्ट समझ आ गया क्या, कैसे काम करता है? ठीक है, इसमें न्यूमेरिकल किस चीज पे आ जाते हैं, आ सकते हैं, ये जो एंगल है ना एंट्री के वक्त, जो एंगल है एंट्री के वक्त जो एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको मैं आई से डिनोट कर रहा हूं। एंट्री के वक्त जो एंगल है मैं उसको आई से डिनोट कर रहा हूं। इस आई के ऊपर सवाल आ जाते हैं, आई की वैल्यू क्या से क्या हो सकती है कि रे को ऑप्टिकल फाइबर एक्सेप्ट कर ले मतलब उसको बाहर ना जाने दे, और लास्ट में जहां आपको जरूरत होगी। ठीक है, आप पहले बनाओ एक बार, शायद समझ आ गया होगा ना। अब हम इसके बाद एक्सेप्टेंस एंगल की क्या रेंज होगी, क्या फॉर्मूला बनेगा वो देखेंगे। हो गया नहीं भाई? ये सब ने आर्ट भी बना दी। चलो ठीक है, कुछ भी दिखा दो उसमें। चले भाई नेक्स्ट पेज पे, ये बाद में बैक भी हो जाएगा अगर आप देखो। कोई नहीं, कुछ रह गया तो इसके बाद में बैक कर दूंगा थोड़ी देर। अब हम निकालेंगे रेंज ऑफ एक्सेप्टेंस एंगल कि इंसिडेंस एंगल क्या ले कि वो डॉक्टर तक बात पहुंचे। ठीक है, एक कोर है, और इसके बाहर हमने बना दी क्लैडिंग। वही सब है, एंड आंसर एंड एरर, वो बाकी सब तो सेम है। अच्छा, अब इसमें देखो, सबसे पहली बात मैं यहां पे एक नॉर्मल बनाऊंगा। ये इसकी सेंटर लाइन है और यहाँ पे तो यही नॉर्मल। बाहर जो है हम मान के चल रहे हैं कि बाहर क्या है, एयर। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन रेयर, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन
डेंसर। ठीक है, अगर मैं ये वाली रे लूं बिल्कुल इस तरह से, ये कितने डिग्री पे आई है रे बताओ? 0 डिग्री। इस रे के लिए आई कितना है? 0 डिग्री। तो ये रे तो यार कहीं उड़नी नहीं है, सीधी जाएगी और डॉक्टर तक पहुंच गई रे तो, है ना? क्या 0 डिग्री की लाइन एक्सेप्ट होगी? है ना? इसका मतलब जो एक्सेप्टेंस एंगल की रेंज है, हाँ, वो शुरू कहां से होगी? 0 डिग्री से। लेकिन क्लियर है यहां तक? अब हमें उसकी ना एक मैक्सिमम वैल्यू निकालनी होगी। क्या? थीटा। मैं इसको लिख रहा हूं कि ये जो रेंज है ये दरअसल आई की ही रेंज है। एक्सेप्टेंस एंगल मतलब आई कितने से कितना लिया जाए ताकि ये रेंज इन कर्व्ड सरफेसेज में से बाहर ना निकले। तो बताओ क्या 0 डिग्री एक्सेप्ट हो जाएगी? ठीक है, हो गई। तो अब बात करते हैं कि मैक्सिमम लास्ट से लास्ट क्या हो सकता है, उस पर चलेंगे। इधर देखना, सबसे पहले मैं इस इंटरफेस के लिए आईसी निकालूंगा। तो साइन आईसी क्या होगा? एन आर अपॉन एन डी। थीटा मैक्स निकालने के चक्कर में हमें कहीं ना कहीं कोस आईसी का यूज करना पड़ेगा। कैसे आप समझ जाएंगे अभी? कोस आईसी बताओ अगर साइन आईसी है, अंडर रूट 1 माइनस एन आर अपॉन एन डी का हो गए। एलसीएम लोगे तो एन डी बाहर आ जाएगा, यानी कि कोस आईसी क्या बना? हाँ, अंडर रूट ऑफ एन डी स्क्वायर माइनस एन आर स्क्वायर अपॉन ये जो है अपॉन ये आगे इसको हम यूज करेंगे थोड़ी देर में। गलती बताओ, ये दो चीजें हमने अलग से लिख ली, ठीक है? अब आप यूं देखो, इस एयर को हटाता हूं यहां से। देखो, आपने एक रे ली ये और सपोज इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? आई। सबसे पहले ये रे किधर बेंड होगी? टुवर्ड्स द नॉर्मल, ऐसे भी। और हम चाह रहे हैं कि ये एक्सेप्ट हो जाए यहाँ पे। अभी देखते हैं, बात करते हैं आगे। ये इसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। क्लियर? थोड़ी देर के लिए मैं इसको देखता हूं और मैं इस एंगल को आई डैश बोल रहा हूं, है ना? अब यहां स्नेल्स लॉ लगे, यहां पे स्नेल्स लॉ। बताओ क्या इक्वेशन बनेगी? 1 into sin I and tensor into sin R। मतलब मेरे पास इक्वेशन आ गई sin I is equal to n tensor into sin R। क्लियर है? अच्छा, मैं I की मिनिमम वैल्यू निकाल चुका हूं। मिनिमम एक्सेप्टेंस वैल्यू कितनी है? 0। मुझे I की क्या निकालनी है? मैक्सिमम। I मैक्सिमम तब होगा जब R मैक्सिमम हो। I मैक्सिमम तब होगा जब R मैक्सिमम हो। हमें R से नहीं पता लग रहा, मैं I डैश की तरफ लेके चलूं। देखो ये एंगल 90 है, तो क्या मैं R को 90 माइनस I डैश लिख सकता हूँ? तो मैंने R को लिखा 90 माइनस I डैश, तो sin I आ गया n डेंसर इनटू साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस I डैश। क्या होगा? cos I डैश। यानी कि मेरी इक्वेशन कन्वर्ट होगी I डैश में। तो sin I इज इक्वल टू n डेंसर इनटू cos ऑफ I डैश। इतना समझ आया? अब देखो, I मैक्सिमम तब होगा जब cos I डैश मैक्सिमम हो, और cos I डैश मैक्सिमम तब होगा जब I डैश मिनिमम हो। समझ में आ रहा है? तो यहां से अगर मैं बात करूं, फॉर I टू बी मैक्सिमम, for I to be maximum, I dash should be I dash नहीं, cos I dash should be minimum। ठीक है, उल्टा लिख दिया उसने। cos I dash should be maximum and इसका मतलब है कि I dash should be minimum। इतनी बात समझ आ गई? TIR की कंडीशन क्या होती है? I dash should be greater than IC।
तो आप देखो ना, आप TIR चाहते हैं, आप TIR चाहते हैं, फॉर TIR I डैश शुड बी ग्रेटर देन IC, IC से बड़ा हो तो मिनिमम से मिनिमम वैल्यू बिल्कुल एक्सट्रीम केस में कितनी हो जाएगी, IC, मतलब IC से जस्ट जरा सी आगे, समझ में आ गया। देखो मैं इधर लिखता हूं फॉर TIR I डैश शुड बी ग्रेटर देन IC, इसका मतलब आप एक्सट्रीम केस में I डैश मिनिमम को कितना ले लीजिए, IC ले लीजिए। तो मेरी अगली इक्वेशन बनेगी साइन I मैक्स बराबर ND इंटू कोस IC, क्योंकि I मैक्स तब होगा जब I मैक्स तब होगा जब I डैश मिनिमम हो। तो इन दोनों चीजों को मैं इसमें यूज करूंगा, तो मेरी इक्वेशन बनेगी साइन I मैक्स मतलब इसकी रेंज के थीटा मैक्स जो होगा वो, साइन I मैक्स बराबर ND इंटू कोस ऑफ IC। बताओ एक बार समझ आ रहा है क्या है? तो मैं ये इक्वेशन अगर इसमें लिखूं तो हमारी इक्वेशन बनी साइन ऑफ I मैक्स लिख दूं मैं, अगर आप समझ जाएंगे तो देख लो, ऐड कर दूं। तो हमारी इक्वेशन रिड्यूस होके आ गई कि साइन ऑफ I मैक्स इज इक्वल टू n टेंसर, यही था ना, इनटू कोस ऑफ IC। ये कैसे लिखी हमने, ऐसे लिखी कि व्हेन I डैश बराबर IC, जो I होगा वो क्या होगा, I मैक्स, जिसको आप ऊपर रेंज में क्या दिखा के चल रहे थे, थीटा मैक्स। ठीक है, अब मैं यहां से वैल्यू निकालता हूं, साइन ऑफ I मैक्स बराबर, देखो प्रीवियस पेज पे जाते हैं हम, कोस IC की वैल्यू दिख रही है आपको, अंडर रूट ND स्क्वायर माइनस NR स्क्वायर अपॉन ND। तो ये आपका बनेगा n डेंसर इनटू अंडर रूट ऑफ n डेंसर स्क्वायर माइनस NR स्क्वायर अपॉन ND। ये कैंसिल हो गया और मेरे पास एक्सेप्टेंस एंगल की मैक्सिमम वैल्यू का फॉर्मूला आ गया। चाहे आप साइन इनवर्स में करके लिख लो, चाहे आप साइन में याद रखो, साइन इनवर्स ऑफ अंडर रूट n डेंसर स्क्वायर माइनस n रेयर स्क्वायर। इसका मतलब जो एक्सेप्टेंस एंगल है फॉर ऑप्टिकल फाइबर, एक्सेप्टेंस एंगल फॉर ऑप्टिकल फाइबर, उसकी रेंज आ गई कहां से कहां, 0 डिग्री से साइन इनवर्स ऑफ, यहां कैसी ब्रैकेट आएगी ये बताओ, हाँ ओपन, क्यों, IC पे तो वो सीधी निकल जाएगी, परंतु उसमें भी नुकसान नहीं है, वो सीधी भी जाएगी तो भी डॉक्टर तक चली जाएगी, समझ गए हो। तो सवालों में ये नहीं पूछा जाएगा ओपन ब्रैकेट एक क्लोज, वो तो ये पूछेंगे मैक्सिमम एंगल बताओ, तो अब ये थोड़ी कहेंगे इससे जरा सा ज्यादा या इससे जरा सा कम, वो तो यही हमें वैल्यू बता के आएंगे। बाकी फॉर्मूला याद हो जाएगा हमें, करो नोट कीजिए, पिछला पेज करो, पहले ये लिखो फिर हम आगे करें। अगर ये हो जाए तो बता देना, मैं नेक्स्ट पेज कर दूंगा। और किसी को डाउट हो इसमें तो अभी पूछ लो, कोई चीज ना समझ आएगी।
करोगे नेक्स्ट? यहां तक पहुंचने के बाद फिर नेक्स्ट पेज है। और ये चीजें अपने शुरू में ही लिख देना पहले ही। करो हो गया ना? मैं एक बार कर रहा हूँ, किसी को कुछ उसमें देखना है तो देख लीजिए। मैं कल बोल के गया ये एक एप्लीकेशन क्लियर है ना आपको? यस सर। चले आगे बढ़े। अब मैं इस ऑप्टिकल फाइबर पे एक क्वेश्चन देता हूँ जी। नहीं दिखाएंगे। एक आपको एक इस तरह की ऑप्टिकल फाइबर दी गई है। फिर कह रहा है फ्लेक्सिबल पाइप्स होते हैं, बेंड हो सकते हैं आराम से। मान लो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? n। और एयर क्लैडिंग है। क्लैडिंग के नाम पे कुछ नहीं है, बस ये एक डेंस पाइप है, फ्लेक्सिबल सा पाइप है, एयर क्लैडिंग। ठीक है, यहां से इसमें रेज एंटर करेंगी। क्वेश्चन ये है कि व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ n। n मतलब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सो दैट all the rays are accepted by the optical fiber irrespective of value of phi।
आई चाहे 0 डिग्री हो चाहे आई 90 डिग्री तक चला जाए, हर रे एक्सेप्ट हो जाए, उसके लिए आपको बताना है कि n की रेंज क्या होगी। अब 2 मिनट क्वेश्चन नोट कीजिए और कोई बोले ना भी अपने आप ट्राई कीजिए क्या है। अच्छा आप क्वेश्चन लिख लो, घर से ट्राई कर लेना, चाहोगे तो मैं आंसर बता देता हूँ। 07 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, हाँ ये क्या रेंज बता रहे हैं। ये काम करना, घर से ट्राई करोगे। ये आप होमवर्क के लिए लिख लो, ठीक है। सेकंड एप्लीकेशन पे चलते हैं। आंसर बताऊंगी ना आपको, आंसर फिर कल सुबह, अभी फिर आंसर दिखते ही फिर आप उससे आइडिया लगा दोगे कि हाँ ये ऐसे करके आया, ऐसे करके आया। आंसर से क्या है, फिर इस सवाल में आइडिया लग जाता है क्या होगा क्या नहीं। चलें आगे बढ़े। सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ TIR पे चलते हैं। जो डायमंड जो है, क्या नेचुरल डायमंड ब्रिलियंट होता है कि नहीं? और लेकिन जो आर्टिफिशियल, मतलब जो बना दिया, आर्टिफिशियल नहीं जो बना दिया जाता है कटिंग करके, वो तो कहते हैं कि बहुत ब्रिलियंट होता है। कहते हैं इसलिए बोल रहा हूँ भाई, सबने देखा भी नहीं होता डायमंड, है ना, किसी किसी ने देखा भी हो, लेकिन चमकीला ही दिखाया जाता है। तो उसका क्या रीजन है? देखो चलेंगे आगे बढ़े। तो सेकेंड एप्लीकेशन हमारी है ब्रिलियंस ऑफ डायमंड। ब्रिलियंस ऑफ डायमंड, देखो जैसे डायमंड अक्सर यूं नुकीला सा होता है, पथरीला सा जैसा भी। सपोज ये मैंने कोई डायमंड किसी शेप में कट कर दिया, ठीक है। ऑब्जर्वर यहां कहीं है, जिसको देख रहे हैं, रे इधर से आ रही है, बाहर से लाइट रे आ रही है डायमंड पे ऐसे। बताओ कोई कारण बताओ, TIR का क्या रोल है, क्यों डायमंड ब्रिलियंट होता है? एक जवाब जो बच्चे अक्सर देते हैं, बोले इसके अंदर जो रे एंटर कर गई वो बाहर ही नहीं निकल पाती। क्यों? क्योंकि एक बार एंटर कर गई, फिर ये डेंसर मीडियम होगा और बाहर एयर है, तो एयर कैसे है, रेयर, और उसका अंदर ही अंदर क्या होता रहेगा, TIR। यहाँ तक बात ठीक है, ये ठीक है इतना। और फिर कहते हैं इसलिए डायमंड चमकता रहता है, अंदर की रे कभी उसको चमका नहीं सकती। रे आपकी आंख तक आएगी तो ही आपको चमकदार दिखेगा। ये बिल्कुल गलत एक्सप्लेनेशन होती है जो बच्चे अक्सर दे देते हैं कि जो रे एंटर करगी वो अंदर ही चमकती रहती है, इसलिए डायमंड चमकता रहता है ना, गलत है, ये कुछ है ही नहीं ऐसा। सुनो क्या होगा, अब इसको समझ लेना। और वैसे ना ये डायमंड की ब्रिलियंस 10th में भी शायद थोड़ा थोड़ा नाम आ चुका होता है TIR वगैरह का, लेकिन अभी देखिए ढंग से कैसे। यहां से ये एक नॉर्मल बनाया, डायमंड ट्रांसपेरेंट है कि ओपेक है, ट्रांसपेरेंट, तो इसका ट्रांसपेरेंट है, इसमें से रे अंदर जाएगी, मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द रे अंदर जाएगी, लेकिन थोड़ा सा पार्ट तो रिफ्लेक्ट होके आंख में भी आ गया। सपोज कितना पार्ट आया, 10%, तो 90% रे कहां चलेगी? अगर मैं यहां से देखूं तो ऑलमोस्ट 90% रे तो अंदर एंटर कर गई। अगर यहाँ TIR ना होता, ऐसा क्यों हुआ सर? कोई भी ट्रांसपेरेंसी आप चीज लोगे, ग्लास लोगे, ग्लास है, मैं अगर इसको ओपन करके यहाँ देखूं, मुझे हल्की फुल्की तो अपनी भी शक्ल नजर आ जाएगी,
लेकिन ज्यादा पार्ट कहाँ, बाहर। समझ गए हो क्या? मतलब मुझसे जो रे चली थी 10% के आसपास, ये तो एक आइडिया है, वैसे वापस भी आया जिससे मुझे अपनी शेप नजर आई, और बाकी चीजें, बाकी रे बाहर चली गई। तो बाहर कोई खड़ा होगा अगर, तो उसको तो मैं ढंग से ही नजर आ जाऊंगा, लेकिन मुझे खुद की अपनी शक्ल भी थोड़ी बहुत तो नजर आती है। क्लियर है कि नहीं है? अक्सर ट्रांसपेरेंट चीजों में ऐसा होता है। ये मैं फिर कह रहा हूँ, कोई जस्ट एक रफ आइडिया है बस, और कुछ नहीं, वैसी वैल्यू नहीं है। अगर यहाँ TIR ना हो तो 90% लाइट बाहर निकल गई, तो कोई भी लाइट आ रही थी केवल 10% आप तक पहुंचे, क्या उसमें चमक दिखेगी आपको? नहीं। नहीं। तो हमारा जो टारगेट है, इस 90% लाइट को लौटा के लाना है। कैसे? यहां से यहां जब ये चलेगी तो डेंसर टू रेयर, और जो स्पेशल कटर्स होते हैं वो इस तरह की कटिंग करते हैं कि आगे हर जगह आई बड़ा हो, किससे? IC से। क्या हो गया ये? फिर दोबारा ऐसा ही कुछ होगा, आई बड़ा होगा IC से, और फिर क्या हो जाएगा? TIR। समझ गए हो? ये लगभग इस तरह का काम होता रहता है। कब तक? जब तक कि ये रे कहाँ है? टॉप सरफेस पे। जब तक कि ये रे निकल के आए कहाँ तक? टॉप सरफेस पे। यहाँ जब टॉप सरफेस पे ये रे आती है तो ये जो I बनेगा, दिस I विल बी लेस देन IC, और अब TIR नहीं हो पाता है तो ये रे किधर निकल जाएगी? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और अवे फ्रॉम द नॉर्मल, देखो ये ऐसे जाना चाह रही थी, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल होके तो फिर भाई यहाँ पे, और ये ऑलमोस्ट कुछ एब्जॉर्ब भी होगी ऑलमोस्ट। मतलब अब देखो ना, जो 10% लाइट आ रही थी उसकी जगह वहां कितनी पहुंच गई? पूरी 100%। तो डायमंड की ब्रिलियंस में टॉप सरफेस का ज्यादा रोल है या बॉटम एंड साइड सरफेस का? बॉटम एंड साइड। अगर कभी ये सवाल आ जाए, एक डायमंड ब्राइट नहीं दिख रहा है, तो मुझे उसके टॉप सरफेस को साफ करना चाहिए या उसके साइड और बॉटम सरफेस को? ये कैसे जवाब दिया आपने? नहीं, पूरे को नहीं, ज्यादा फर्क नहीं। पूरा तैयारी तो फिर करोगे, वो तो एक अलग बात है, लेकिन अगर आप उसकी टॉप सरफेस को ही साफ करते रहे, वो डायमंड कहीं पे आपने फिक्स कर रखा हो, आपको दिखी कौन सी सरफेस रही है, तो आप उसको साफ करे और बोले यार दिख ही नहीं रहा, लूट लिया किसी ने। वो अगर आप उसकी बॉटम और साइड फेसेस को साफ करोगे तो उससे ज्यादा अफेक्ट होंगे। कारण क्या है इसका, ये बताओ। अगर साइड और बॉटम सरफेसेस पे कोई ग्रीस या ऑयल या इस तरह की चीज चिपकी होगी तो IC चेंज हो जाएगा। IC क्या होगा? चेंज हो जाएगा। अभी तो I ग्रेटर देन IC है। मान लो, मैं एक एग्जांपल देता हूं, सपोज ये I आपका है 40 डिग्री, सपोज ये I आपका है 40 डिग्री, ठीक है, और IC की वैल्यू है 37 डिग्री, तो क्या I IC से बड़ा है कि नहीं? है ना। अगर इसके बाहर कोई ग्रीजी लेयर चिपकी हो या कुछ भी ऑयल वगैरह लगा हो इस तरह का, तो उससे क्या होता है? IC की वैल्यू बढ़ जाती है। हो सकता है IC बढ़ के कितना हो गया? 41। अब वो रे कितने एंगल पे आ रही है? 40 डिग्री पे, और IC कितना है? 41 डिग्री। तो क्या TIR होगा? नहीं होगा। इसका मतलब बाहर कोई मीडियम आने पे IC पहले के मुकाबले क्या हो जाएगा? थोड़ा बढ़ जाएगा। उसका कारण सुनो, क्यों बढ़ जाएगा? साइन IC का फॉर्मूला क्या है? NR एंड टेंशन। अभी तक तो NR एयर था 1, अब एयर की बजाय कुछ और डस्ट ऑयल कुछ आ गया, तो क्या NR बढ़ गया कि नहीं? NR बढ़ गया तो साइन IC भी बढ़ गया, और साइन IC बढ़ गया तो IC भी बढ़ गया, और IC बढ़ गया तो हो सकता है IC आपके I से भी ज्यादा हो जाए, और अगर IC I से ज्यादा हो गया तो I IC से कम हो गया, और I IC से कम हो गया, तो ये रे बाहर निकल गई, तो फिर हमें वो चमक दिखेगी नहीं। अब मुझे ये बताओ, क्या डायमंड की ब्रिलियंस आपको समझ आ गई है? अक्सर यहाँ आप अपनी बहुत, मतलब आपसे बड़े बच्चे भी इसमें कंफ्यूज रहते हैं। डायमंड की ब्रिलियंस को गलत तरीके से ही समझा जाते हैं। TIR का रोल है, लेकिन रे को अंदर फंसाने में नहीं है। TIR का रोल इसमें है कि वो रे साइड और बॉटम से बाहर ना निकले, ऊपर से बाहर है। अब आप इसको किस तरह नोट करेंगे वो आपके ऊपर है। घर जाके थोड़ा आराम से लिख लेना, या तो क्योंकि इसमें ये क्वेश्चन लिखना कि अगर कम चमकीला डायमंड है, लेस ब्राइट है, तो आपको कौन सी फेसेस को साफ करना चाहिए? कौन से फेस को? साइड एंड बॉटम। क्या रीजन दिया है वो पूरा लिख लोगे अपने आप? ठीक है, तो आगे हम कल ही करेंगे।
इतना समझ आ गया है? देख लो एक बार, TIR पढ़ा हमने, पहले सुन लो भाई। TIR पढ़ा और TIR के दो एप्लीकेशंस पढ़े, कौन कौन से? ऑप्टिकल फाइबर, जिसमें एक नई सी चीज आप सीख के जा रहे हो, एक्सेप्टेंस एंगल का मैक्सिमम वैल्यू, और दूसरा डायमंड, शायद उसमें भी नया सीख के जा रहे हो कि क्यों ब्रिलियंट है। अब दो और एप्लीकेशन, ये आपका होमवर्क है। मिराज मैंने इसलिए नहीं पढ़ा है कि 10th में बच्चा हर हाल में मिराज पढ़ के ही आता है। अभी पढ़ाऊं? आप कर देना। पढ़ाऊं क्या? रुको। अरे रुक जाओ भाई, एक मिनट, ये कुछ नोट करना है इन शॉर्ट। एक मिनट। हाँ, ना, लाइट कहाँ से आ रही है? ऊपर जैसे सनलाइट। अरे ये कहीं यहाँ तो अंधेरा सा रहेगा, ये कहीं सेट होगा डायमंड, आप कहीं लगा रहे हो, नीचे तो शैडो टाइप बनी रहेगी, वैसे अंधेरा सा रहेगा, समझ गए हो? किसी इंस्ट्रूमेंट में या किसी डिवाइस में, या इंस्ट्रूमेंट नहीं मतलब किसी सजावट जैसी चीज में आपने लगाया है, तो नीचे तो लाइट रहेगी, वैसे फिक्स कर रखा है इसको भाई। इसकी दो और एप्लीकेशन आपकी बुक में, एक मिराज और दूसरा प्रिज्म, जो एक इसको लाइट को 90 डिग्री से बेंड करेंगे और एक लाइट को 180 डिग्री से बेंड करेंगे। तो एक बार ये कर ही लिया हो तो मैं मिराज बता ही देता हूँ। चले आगे, इसमें लिखने का तो अपने आप ही है। देखो इधर सुनिए, एक आसान सी एप्लीकेशन, थर्ड एप्लीकेशन इज ऑप्टिकल मिराज। इसमें हम लोग जो मिराज पढ़ रहे होते हैं, तो ये वाला होता है, देखिए ये ज्यादा मिराज डेजर्ट एरियाज में देखा जाता है। ये गर्म मिट्टी है, यहाँ पे कोई पेड़ लगा हुआ है, देखो यहाँ पे कोई पेड़ है इस तरह से, और एक आप थोड़ा दूर हो, आप इस पेड़ से थोड़ा दूर हो। सबसे पहली बात, पेड़ डायरेक्टली तो आपको नजर आएगा ही आएगा, ऐसा तो है नहीं कि ऊपर नहीं दिखेगा, डायरेक्ट तो दिख ही रहे, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं। लेकिन इस हॉट सैंड के कांटेक्ट में जो एयर है, वो कैसी एयर है? हॉट एयर। इसके मुकाबले ऊपर कैसी एयर है? हॉट एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है, कोल्ड एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है। यानी कि यहाँ पे जो म्यू है, म्यू एन जो भी आप लिखें, मोर है, और यहाँ पे म्यू लेस। अब देखो, जो रे नीचे की तरफ जानी थी वो मोर से लेस की तरफ जा रही है, तो किधर बेंड होगी? आप थोड़ी ये लेयर बनाओगे तो ये किधर बेंड होनी चाहिए? अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ऐसे होनी चाहिए। और एक जगह ऐसा होगा, अरे यूं नहीं, ये कर्व के रूप में चला जाएगा। एक जगह ऐसा होगा जहां पे आई बड़ा हो गया है, किससे? IC से, और रे निकलना चाह रही है डेंसर टू रेयरर, तो ये रे यहीं से क्या हो जाएगी? TIR हो जाएगा, एंड देन ये रे। अब जब ये इंसान नीचे देखेगा, रोड पे नीचे देखेगा, इसको देखो ये रे यूं आती दिख रही है। आप आज सुबह वाले लेक्चर में वो देख रहे थे शिफ्टिंग, तो ऊपर जो ऑब्जर्वर है उसको तो वो वहीं से आती दिखती है जहां आप इमेज बना रहे थे, लेकिन वो चली कहां से थी? ऑब्जेक्ट से, और उसको ऑब्जेक्ट ऊपर नजर आया था इमेज के, तो इसको डायरेक्ट रे पहुंच रही, इसलिए पेड़ नजर आ रहा है, लेकिन ये रे नीचे से आती दिखेगी, तो इस वजह से इसकी एक हल्की सी इमेज भी कहां नजर आ जाएगी? ये नीचे की तरफ। ये इल्यूजन है, ऑप्टिकल इल्यूजन है, इसको बोलते हैं हम मिराज। ठीक है, तो आगे फिर कल कंटिन्यू करते हैं। ठीक है भाई, थैंक यू।